वेलकम टू आशीष सिंह लेक्चर्स। हम करने जा रहे हैं 10th ज्योग्राफी संसाधन एवं विकास। आज हम बात करने वाले हैं भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। देखिए, यूज करते करते क्या होता है, कई भूमि भी कई बार हमसे हमारा गलत उपयोग या आप कह सकते हैं दुरुपयोग, मानव की तरफ से गलत उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है उसका, तो वो संरक्षण तो होगा, उसको करना पड़ेगा हमें। तो ये क्या है कि कंडीशन आपने इसकी खराब कर दी। अब चाहे कैसे भी आप मान लीजिए, तो भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे शुरू से होता है, पूर्वज करते आए हैं, तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। और कहाँ से आएगी भूमि, क्योंकि बड़ी लिमिटेड है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास लैंड कितना है, यानी ज़मीन कितनी है, और वाटर बॉडीज़ यानी पानी कितना है पूरे ग्लोब पर, वो ध्यान में रखिए। मैंने ये भी बताया था कि हमें ज़मीन या भूमि आप जो भी उचित समझे चाहिए हर समय, रेलवे ट्रैक के लिए, एयरपोर्ट के लिए, ठीक है, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, हर चीज़ के में आपको ज़मीन तो पहले चाहिए। तो हमारा रोटी कपड़ा मकान ये सब है, अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग कहाँ से आ रहा है, भूमि से आ रहा है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो खाना पीना, हमारे कपड़े, है ना, जो मकान आप बना रहे हैं कैसे आ रहे हैं। मे बी आप कहेंगे ईंटों के बने सीमेंट, पर वो भी कहाँ से आई है, इनको समझने की आवश्यकता है। आप जो ब्रेड या रोटी खा रहे हैं कहाँ से आई है, खेत से आई। खेत कहाँ है, खेत ज़मीन पे है। कॉमन सेंस की बात है। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण, हम इस चैप्टर में आज के वीडियो में इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो क्या इसका नुकसान हमें क्या हो रहा है कि आपने निम्नीकरण तो कर दिया, आपने यूज कर के बार बार उस एरिया को बिगाड़ तो दिया, अगर आम बोलचाल की भाषा में करें, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। कि क्या हो जाएगा फिर, कि भूमि को जो ताकतें ऐसी भी हैं कि जो नुकसान पहुंचा रही हैं, उनको भी पावर मिल जाएगी नेचुरल। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि, ध्यान रखिए 13 करोड़ है, भूमि कैसी हो चुकी है, निम्नीकृत हो गई। यानी ये हमारे यूज़ के लायक, हमारे प्रयोग के लायक नहीं रही है, कि ना तो आप इस पे मकान बना सकते हैं, ना खेतीबाड़ी कर सकते हैं, या तो अत्यधिक दलदली हो गई है, या बिल्कुल बंजर हो गई है, ना तो खेतीबाड़ी के लायक रही, ना ही किसी और प्रयोजन के लिए ये हमारे काम की रही। तो ये डिग्रेड हो गई है ना, इसकी क्वालिटी किसी भी काम की नहीं रही है हमारे को। मतलब हम इसको किसी भी लैंड यूज में, ना, भूमि का जो यूज है हम उसको किसी भी यूज में अब नहीं ले सकते, ठीक है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नलिखित वनों के अंतर्गत है। अब ये इतना एरिया, ये वन तो हैं, लेकिन ये बहुत लो क्वालिटी के हो गए। 56% से जल अपर्दित है, यानी मान लीजिए मोटे मोटे रूप में 30% तो भूमि वैसे गई जंगलों में, हल्की क्वालिटी के जंगलात बन गए वो। 56% जल से भरी हुई हो गई, जल अपर्दित हो गई, और बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी भी जल बहाकर ले गया। और ये बाकी बचा क्षेत्र लवणीय हो गया या क्षारीय हो गया, एसिडिक हो गया या बेसिक हो गया, तो अब खेती बाड़ी के योग्य नहीं रहा। कहने की गरज मेरी यह है मोटी मोटी कि काफ़ी ज़मीन का प्रतिशत हम लोगों के हाथ से निकल के खराब हो गया। अगर एक लाइन में कहूँ कि वो खराब हो गया, निम्नीकृत हो गया। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अंधाधुंध जो आपने काटे, अति पशुचारण। क्या होता है कि जैसे गाय भैंस बकरी अगर चरते हैं घास में, तो वो घास को ही उखाड़ लेते हैं, अति पशुचारण। तो बिल्कुल वो घास चरते समय पशु जड़ से घास उखाड़ लेते हैं। अब क्या होगा कि भौगोलिक क्रियाओं को अत्यधिक बल मिल जाएगा,
कि अपर्दन करने के लिए ऊपर की मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले जाने का पूरा पूरा मौका ऐसी परिस्थिति में मिल जाएगा। अगर जंगल भी होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे, तो जंगलातों का पेड़ का बड़ा फायदा होता है। अति पशुचारण करा तो दिया आपने, आपके पशु हैं, करवाएंगे कहीं ना कहीं, उनको तो कराना पड़ेगा अपने को, लेकिन अति तो हर चीज की खराब है। और तो वो रिजल्ट हमको यहाँ भी देखने में मिलेगा, क्योंकि वो पूरी जो है घास ऊपर की गायब हो गई। चारा जो अपन कहते हैं, चारे को खिलाने के चक्कर में वो घास और पूरा कारपेट जो था गलीचा नुमा साफ हो गया। अब वो बेयर मिट्टी रह गई, अकेली मिट्टी रह गई। अब वो उड़ेगी या जाएगी। खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। माइनिंग, देखिए हमने कई बार बात की है इससे पहले भी कि माइनिंग होगी तो वो जमीन उसी में घिर जाएगी हमेशा के लिए। इमेजिन कीजिए, मान लीजिए कोई कोल माइन है, झरिया का नाम ले लेता हूँ मैं, तो झरिया आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ वैसे ही कोयला बिखरा पड़ा है, एशेज है, धुआं उठ रहा है। वहाँ कहाँ खेती बाड़ी हो सकती है? अगर जिस एरिया को हमने, जिस भौगोलिक प्रदेश को हमने एक वो दे दिया कि इसमें खनन कार्य होगा, तो वो खनन के अलावा और कोई काम का नहीं बचेगा। तो ये भी हमने क्या किया, भूमि को निम्नीकरण में एक स्टेप और बना दिया। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। राजस्थान में एक बहुत प्रसिद्ध जगह है, नागौर जिले में मकराना। मकराना आप कभी देखेंगे, वहाँ के फोटोग्राफ तो बहुत गहरी गहरी खाइयाँ हो गई हैं। अब अगर अच्छी बारिश हो जाती है तो वो तालाब बन जाते हैं, भर जाता पानी, और ये बात वहाँ बिल्कुल सामने आती है हमारी, क्या गहरी गहरी खाइयाँ या मलबा भी पड़ा हुआ है और खुला छोड़ दिया, तो वो भूमि निम्नीकरण हो गई। अब वो किसी प्रयोजन के लायक नहीं रही। अब चाहते हुए भी आप उसको किसी काम में नहीं ले सकते, क्योंकि होगा क्या, आपको वापस उसको मलबे से भरना पड़ेगा। और अगर मलबे से भरते हैं तो बहुत खर्चा आता है ना। मीटरों मीटर गहरी खुदाई हो गई है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई देखते हुए उतना वो उपयोगी नहीं रही है, तो वो हमेशा के लिए हमें छोड़नी पड़ेगी। तो हमने क्या देखा, इतने सारे पैराग्राफ हमने ये डिस्कस किया, इतनी समस्याएं हम लोगों की वजह से, यानी ये सब किसने की, मानव निर्मित है। अगर मैं यहाँ तक बात करना चाहूँ तो ये सब किसने किया, मानव निर्मित है ये सब, कोई और नहीं है। आप ही नहीं ऐसे फैक्टर दिए कि भौगोलिक क्रियाएं और पावरफुल हो गई, वो अपना असर और दिखाने लग गई। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना। देखिए बात है कि अगर आपको कोई कोयले की खान तैयार करनी है, तो आप सबसे पहले जाके क्या करेंगे, सबसे पहला काम पेड़ों की सफाई होती है, काट दिया जाता है, जिसका कि भरपाई मानव नहीं कर सकता। मैं ये कहना चाहूँगा इस बात पे, वन काटना बहुत आसान है, लेकिन उनको मेंटेन करना, सस्टेन करना, बनाए रखना, उनको जीवित रखना, पेड़ पौधों को, बड़ा मुश्किल काम है। तो खनन की वजह से फर्स्ट नंबर पे तो हमने झारखंड को ले लिया, दूसरे पे छत्तीसगढ़, तीसरे पे मध्य प्रदेश और चौथे पे उड़ीसा। अगर इनको देखें तो यहाँ पे बहुत सी जमीन खानों के चक्कर में बर्बाद हो गई। और क्या हुआ, जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है, जंगल काट दिए गए, पर्यावरण को तो नुकसान होएगा तो होगा, लेकिन खान निकालने और बनाने के चक्कर में वो भूमि भी निम्नीकृत हो गई, किसी काम की नहीं रही। अब देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बन गया। तो आप जानते हैं राजस्थान में कौन सा रेगिस्तान है, थार। तो ये चार अगर आप राज्यों की बात करें, अति पशुचारण, कैटल ग्रेजिंग, बहुत ज्यादा जानवरों को चराया गया, इस वजह से जमीन खराब हो गई। अति पशुचारण भी एक बहुत बड़ा कारण है कि भूमि खराब हो गई, निम्नीकरण हो गई, लो कैटेगरी की हो गई। अब उससे हम उम्मीद करें कि इतना फर्टिलाइजर डालें, है ना, सिंचाई के साधन अपनाएं, अच्छी क्वालिटी के बीज लगाएं, तब भी वो वाला उत्पादकता, वो क्वालिटी, है ना,
शायद नहीं आ पाएगी, क्योंकि टोटल आपने भूमि को ही खराब कर दिया है। अति पशुचारण से पूरा जो पर्यावरण का सिस्टम है उस पर ही आपने नुकसान पहुंचा दिया है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि ये राज्य मैं बताऊं ऐसा हुआ, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। आप जानते हैं गेहूं की फसल और गन्ने की फसल तो यहाँ लाजवाब होती है, ठीक है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, है ना। पंजाब हरियाणा काय के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं और, देखिएगा ना किसके लिए, एक का जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। पंजाब हरियाणा ने और कुछ हद तक उत्तर प्रदेश ने हरित क्रांति को जैसे ही स्टार्ट हुई वैसे ही अपना लिया, तभी से अपना लिया। और अब 3-3 फसलें साल में यहाँ का किसान, हमारा कृषक भाई लेने लग गया। तो अब अगर इतनी फसल होगी तो आपको 3-3 फसलें हो रही हैं तो सिंचाई करनी पड़ेगी। हाई यील्ड वैरायटी सीड है, उच्च क्वालिटी के बीज, केमिकल की खाद यूज हो रही है, ठीक है। अत्यधिक फर्टिलाइजर जो बोलते हैं वो हो रहा है, कीटनाशक, पेस्टिसाइड, कीड़े मारने की दवा। तो इन सबको कुल मिला के बहुत ज़्यादा यहाँ इन राज्यों में बहुत अधिक खेतों में सिंचाई की गई। अब सिंचाई होगी तो मिट्टी तो वही है, मिट्टी थोड़ी कोई आप बदल पा रहे हो हर साल, उल्टे आप उसमें फर्टिलाइज़र दे रहे हो। फर्टिलाइज़र के साथ साथ बीजों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब ऐसे बीज हैं कि फसल जल्दी से जल्दी पके और उत्पादकता बढ़े। अब क्या हुआ, उसके लिए पानी चाहिए, पानी आप बार बार डालेंगे सिंचाई के लिए तो क्या होगा कि भूमि निम्नीकरण का काम शुरू हो गया। तो इसके लिए हमने 3 चीज़ दोषी पाई है। क्या क्या? लाल तो खतरे का निशान है। हाँ देखिए, अधिक सिंचाई में इसको एक बार और आपको बताना चाहूंगा, ये वाला हिस्सा एक तो ध्यान में रखिए। भूमि निम्नीकरण के कारण कौन से? अधिक सिंचाई। दूसरा क्या ले सकते हैं आप? खनन कार्य, इसकी वजह से जमीन खराब हो गई, अगर कॉमन बातों में हम समझें, ठीक है। जल अपराधित, ये 3 पॉइंट याद रखें। एक तो जल का बहना, खनन और अत्यधिक सिंचाई। ये देखिए जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये हमारे एग्जाम्स के काम की महत्वपूर्ण बातें हैं। मैंने ये भी कहा है कि एक छोटी नोटबुक आप बनाइए, क्वेश्चन आंसर इनके सॉल्यूशन शुरू कर दीजिए, और ये आपके एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं, यानी सेंट्रल बोर्ड और यूपी बोर्ड सभी जगह इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, और तो पेपर हमारा इन्हीं से बनेगा। तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, कृपया करके अभी से लिखने की क्वेश्चंस एंड आंसर घर पर कोशिश आप स्टार्ट जरूर करें। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। इससे क्या होगा, मिट्टी लवण हो जाएगी और क्षारीयता बढ़ जाएगी। खनिज क्रियाएं जैसे आपके सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, और मिट्टी का बर्तन उद्योग भी अभी भी में चूने, खड़िया मृदा और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। तो ये धूल का विसर्जन हो रहा है, हमको ये चाहिए ही। पहले क्या समझना, एक तो अति सिंचन से जलाक्रांता, और इससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ी, तो मृदा की खुद की क्वालिटी भी गिर गई, जो शक्ति है मृदा की वो भी कम हो गई। हम यूँ समझ लें, आपको सीमेंट बनाने के लिए चूने के पत्थर को पीसना पड़ेगा, और मिट्टी और बर्तन का जो उद्योग है, जैसे हापुड़ में है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के पास में हापुड़ है, तो वहाँ पर तो ये उद्योग बहुत, और जयपुर में भी है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे हमको ये 2 मिनरल चाहिए, खड़िया मृदा और सेल खड़ी। अब इनको पीसेंगे तो बहुत ही इनके वायुमंडल में बहुत पतले पतले कण, हल्के हल्के कण धूल विसर्जित होगी। तो धूल विसर्जन से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? पहले तो वो हो रही है मानव को। दूसरा क्या हो रहा है, अब जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो वह मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। अब बारिश पड़ भी जाओ तो वो
परत जमी हुई है, तो वो जो वर्षा का जल आ भी गया तो वो मृदा की जल सोखने की शक्ति तो रोक दी गई है, रोक दी गई है। तो पानी जमीन के अंदर जो एब्जॉर्ब होता वो अब नहीं हो सकता। समझने की बात हमारे लिए ये वाली है इस लाइन में, तो इसको बहुत अच्छी तरह से आप दोबारा भी समझ सकते हैं। जब इसकी परत, जब ये कण उड़े, धूल के कण उड़े पर्यावरण में, धीरे धीरे जम गए। अब वो जम गए तो क्या हुआ कि अगर बारिश हो रही है तो वो उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम हो गई। ठीक है। राजस्थान में अजमेर जिला है, उसके पास में किशनगढ़ जगह है, वहाँ पे संगमरमर की कटाई होती है। तो संगमरमर की कटाई वाइट पाउडर के रूप में उन्होंने फेंक दी ले जाके। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो पहाड़ जैसे बन गए और वो मजबूत हो गए और जम भी गए। तो वहाँ अगर बारिश होती है तो वो चूस नहीं पाता है, पाउडर हो गया, वो संगमरमर का पाउडर वहाँ इकट्ठा हो गया, यानी मार्बल का पाउडर। अब उसके होने से वहाँ होने को तो टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गया, ऐसा लगता है आप देखेंगे कि जैसे कोई बर्फ का पहाड़ है। कई फिल्मों की शूटिंग भी होने लग गई, वो एक अलग बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बारिश होती है तो वो जो पानी चूस लेते थे, जो ज़मीन थी एब्जॉर्ब करती थी, अब वो क्षमता घट गई उसकी। तो ये सही है बिल्कुल। इसी तरह से ये तो परत है, परत ही जब रोक रही है मिट्टी की, पानी को एब्जॉर्ब नहीं होने दे रही, तो ये बड़ा नुकसान है। वाटर लेवल, हमारा जो जल का लेवल है वो घट जाएगा। तो मृदा की क्या हुआ, जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई, शक्ति खत्म हो गई। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। आपने सुना होगा गंगा सफाई अभियान चल रहा है, बहुत सी नदियों को साफ करने का अभियान चल रहा है। तो कई उत्तर प्रदेश की नदियों में पहले के समय में, और अभी भी डाल ही देते होंगे, औद्योगिक जल का निकास। जैसे आपके मथुरा है तो मथुरा में यमुना जी में डाल दिया, आगरा है तो आगरा से सारा लेदर का पानी यमुना में आ रहा होगा, अभी देख सकते हैं आप। तो इस तरह से हम लोग भी कम नहीं है नुकसान पहुंचाने में। तो पिछले कई सालों में हमने ये भी देखा कि इंडस्ट्रीज का पॉल्यूटेड वाटर, उद्योगों का जल निकासी कहाँ कर दी, अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने की कई तरीके हैं। देखिए, किस मानव निर्मित प्रॉब्लम्स हैं ये दैवीय कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम ही लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। समझने की बात इस स्लाइड में ये वाली है कि आपने क्या क्या समस्याएं खड़ी कर दी। औद्योगिक जल निकास, पहली, फिर आपने क्या है कि अगर आपने सीमेंट उद्योग लगाया और मृदा बर्तन का उद्योग आपके लगा हुआ है, तो आपको कुछ खड़िया मृदा और सेल खड़ी पीसनी पड़ेगी, और पीसेंगे तो उसके कण हवा में उड़ेंगे, तो हमारे लंग्स को भी नुकसान पहुंचाएंगे, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाएंगे, जम भी जाएंगे। ठीक है। किशनगढ़ अजमेर जिले की उदाहरण मैंने आपको दी है, याद रखिए। तो क्या हो गया, भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। अब चलिए, जो होना था हो गया, ये सब हमने समझ लिया। अति सिंचन हमने लास्ट स्लाइड से बात की। और क्या होगा, उत्पन्न जलाक्रांतता भी आपकी मृदा को खराब करेगी, तो हमारी खेती बाड़ी पर इससे भी असर पड़ेगा। सीमेंट उद्योग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है। सेल खड़ी का प्रयोग करना पड़ेगा, पीसेंगे तो पर्यावरण में हवा में उड़ेगी, धूल उड़ती है, आपको मालूम है। और फिर क्या होगा कि जल सोखने की क्षमता कम होगी। तीसरी हमने कह दिया कि औद्योगिक जल निकास और अपशिष्ट, है ना, हम तो ये मिला रहे हैं बड़े आराम से। नाले के नाले उद्योगों का पानी लेके आ रहे हैं, पवित्र नदियों में मिल रहे हैं, तो जल प्रदूषण आप देख सकते हैं। ये भी इतने सारे कारण हमने देखे, ये हैं भूमि निम्नीकरण के। अब इनके कुछ समाधान देखिए, जो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी अपने को निकालना पड़ेगा। क्या किया जाए, समाधान लिख देता हूं मैं ना ऊपर, ताकि आपको समाधान क्या है। हमने समस्या तो डिस्कस कर ली, लेट अस डिस्कस सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन भी निकालें। कहते हैं ना कि हमेशा समस्या लेके आते हो तो उसके साथ समाधान भी लेके आओ। ठीक है। समस्या किसके जीवन में नहीं है, सबके है। तो हमको क्या करना है, सॉल्यूशंस।
क्या किया जाए? वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। कि वापस से क्या करो, किस चीज का ध्यान करें आप? वन लगाए जाएं। ठीक है, अगर वन लगाएंगे तो वापस से पर्यावरण सुधरेगा, ऑक्सीजन हमको भी मिलेगी। अभी आपने देखा ही है कैसी दिक्कत हुई है। दूसरा नंबर, वन के बाद क्या होगा? वाटर लेवल भी बढ़ेगा। उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट। पेड़ जो लगाए जाएं वो कैसे लगाएं? शेल्टर बेल्ट, मेखला मैं बनाता हूं, चेन हो गई। कैसी बनेगी? जैसे अभी और मैं आपको समझाता हूं कि जैसे मैंने पेड़ लगाया 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो थोड़ा मोटा कर देते हैं इसको ताकि आपको अच्छा विजन दिखे। जस्ट अ मिनट। फिर मैंने पेड़ लगाए इस तरह से, है ना, इस तरह से ये चेन हो गई 5-5 पेड़। तो इसको लगाने का हमें ज़्यादा फायदा होगा इस तरीके से, ना कि हैफेजर्ड। हमको कैसे पेड़ लगाने हैं? लाइन बाई लाइन ऐसे, कैसे भी लगाएं, 5 या 15 जो भी, मतलब आपका हिसाब है लगाएं। इससे क्या होगा? एक शेल्टर बेल्ट बन जाएगी। ये क्या करेगी आगे बताएंगे। पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। अब जैसे राजस्थान की बात अगर करते हैं तो क्या किया जाए? सबसे बड़ा काम क्या करें? पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। यानी अगर हमारा मरु प्रदेश है तो यहाँ क्या इलाज करेंगे? मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ। मरु प्रदेश में क्या करो? कंटीले पेड़ लगाओ आप, कंटीली झाड़ियां। तो इससे स्थिरता आएगी। पहला काम क्या करना है? पशुचारण नियंत्रण, अत्यधिक पशुओं को नहीं चराएं। उससे क्या होगा? मरु प्रदेश में आपको क्या करना है, यानी डेजर्ट में कंटीली झाड़ियां बहुत जल्दी लगती हैं। कंटीली झाड़ियों का सुझाव क्यों दे रहे हैं? कोई साइंटिफिक इसके पीछे वैज्ञानिक फैक्ट है या यूं ही कंटीली झाड़ियां लगानी है? कंटीली झाड़ियों के आपको मालूम है बबूल है जैसे, तो उसके पत्ते बहुत छोटे छोटे हैं। तो राजस्थान में बबूल हो जाता, बहुत सरलता से लगता है, ठीक है। पत्ते बहुत छोटे छोटे हैं, कंटीली झाड़ियां हैं, तो कांटों का क्या रोल है? एक सवाल मैं आपके लिए वापस छोड़ता हूँ, कांटों का रेगिस्तानी जलवायु में क्या रोल है? तो वो कम पानी छोड़ते हैं पर्यावरण में, पानी बचा रहता है, अंदर बना रहता है। तो हमने क्या क्या देखा? वन लगाओ, पेड़ों की मेखला लगाओ, चेन्स एक इस तरह से सिस्टम होना चाहिए। और क्या करो? मरु कटीली झाड़ियां, मरु प्रदेश या नहीं राजस्थान से याद कर लीजिए। आपको यहाँ अगर सुझाव देना है तो क्या देंगे? यहाँ पे कंटीली झाड़ियां, इस बात को रोकेंगे। क्या होगा? बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन का नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, वापस से इसको अच्छी तरह समझिए। ये जो समाधान है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बंजर भूमि आपने खराब कर दी जो भी, या प्राकृतिक रूप से ही हमें बंजर मिली है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन के हमको समाधान तो करना ही पड़ेगा, उचित प्रबंधन करो। देखो खनन नियंत्रण कैसे होगा, मुझे समझा सकते हैं क्या? क्या तरीका है कि खनन नियंत्रण करें? और जो आपने खाइयां छोड़ दी उनका क्या करेंगे? अगर मैंने आपको नागौर जिले की अगर संगमरमर की खदानों का उदाहरण दिया कि वहां तो मीटरों गहरी गहरी खदानें हैं, क्या करेंगे उसको? औद्योगिक जल, अपन देखो जो कर सकते हैं पहले उसका समाधान करो, बंजर भूमि के उचित प्रबंधन करो।
क्या उस पर वन लग सकते हैं? कोशिश करके खनन को नियंत्रित अगर कर सकते हैं या उन खानों को दोबारा भर सकते हैं, नहीं तो उनके अंदर पानी भरेगा, नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ा औद्योगिक जल वो परिष्करण, जो आपका उद्योग है कोई भी है, आप उसके जल को साफ करके ही छोड़ें। विदेशों में ऐसी तकनीक है कि उस जल को बहुत ही कम मात्रा में छोड़ा जाता है। अधिक से अधिक जल को शोधन करके वो फैक्ट्री वापस काम में लेती रहती है ना। फिर बहुत ही कम मात्रा में वो जल छोड़ा जाता है, नाम मात्र का। क्या हम ऐसी तकनीक लगा सकते हैं कि औद्योगिक जल की हम ये परिष्करण कर दें, साफ कर दें? ये करना पड़ेगा, तब आप उस जल को रिलीज करो। और क्या करो, भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है अगर ये हम सारे समाधान करते हैं। क्या क्या? वन, मेखला, मरु प्रदेश में कटीली झाड़ियां, और ये कौन सा है? खनन नियंत्रण करो। और क्या करो? औद्योगिक जल। औद्योगिक जल का निस्तारण परिशोधन के बाद, मान लो 100 लीटर पानी आपने काम में ले लिया पहली बार, दूसरी बार आपको 90 लीटर मिला तो उसको शोधन कर लिया, फिर तीसरी बार 50 रह गया, ऐसे घटते घटते 10 या 15 लीटर पानी ही अंत में आप छोड़िए साफ करने के बाद। तो ये कुछ हमने देखे समाधान। इससे पहले वाली स्लाइड में हमने क्या देखा? समस्या। तो हमें हमारे उत्तर में जब भी देना है तो वन को याद रखना है, वन की मेखला, पेड़ों की श्रृंखला को याद रखना है, मरु प्रदेश में कटीली झाड़ियां, और औद्योगिक जल को शोधन करके या परिशोधन जो भी आप कहते हैं वो करने के बाद फैक्ट्रियों से निकाला जावे। साफ करने के बाद यानी तो बहुत कम मात्रा में आप इस तकनीक से जल छोड़ पाएंगे। पर्यावरण को नुकसान से बचाने के ये कुछ सरल तरीके हैं। देखिए, सीधा सीधा हमारा काबू खनन नियंत्रण के अलावा बाकी सब चीजों पे हो सकता है। तो अब ये विवाद का विषय नहीं है, ये समझदारी का विषय है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विषय है। मृदा संसाधन की बात करते हैं, कैसी कैसी मिट्टियां हैं। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ये पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। ये जीवित तंत्र है, जीवंत तंत्र है, लिविंग है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कुछ सेंटीमीटर का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर लगा लीजिए, कैसे भी। क्या क्या काम आता है इसकी बनने की प्रक्रिया में? उच्चावच, जनक शैल अथवा संस्तर शैल, जलवायु आपकी पूरी की पूरी, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारण हैं। देखा आपने, मिट्टी बनने में आपके एलिवेशन, आपकी टोपोग्राफी कैसी है? पहला, आपके जनक शैल, इंग्लिश में अपन कहेंगे पेरेंट रॉक। संस्तर शैल कैसी है? तीसरा। चौथा, आपकी टोटल क्लाइमेट कैसी है ना, आपका वेजिटेशन कैसा है? पांचवा नंबर वनस्पति। और छठा नंबर जैव पदार्थ कैसे हैं? ये सब मिलके ही गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। और 1 2 3 4 5 6 चीजें ऐसी हैं जो, और समय तो बहुत बड़ा रोल निभाता है। 7 फैक्टर हैं, इतने सारे मिलके 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मृदा बनाने में, मिट्टी बनाने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इसको बहुत हल्के में लेने का विषय नहीं है। ये मृदा संसाधन है बहुत बड़ा, तो इसको आपको इस तरह से समझना पड़ेगा। और हम सबका पालन पोषण समस्त जीवों का, विभिन्न प्रकार के जीवों का मिट्टी की वजह से ही हो रहा है। और कोई जरिया है? अगर है तो मुझे भी बताइए आप। और कोई जरिया हमारे पास नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, समझने में, समझाने में मृदा का रोल बहुत बड़ा है। बहुत हम शॉर्ट रूप में पढ़ रहे हैं अभी, तो मैं अपने आप को रोकता हूं। अब आगे की स्लाइड पर चलते हैं। हमने फिर भी देखिए क्या किया एग्जाम के हिसाब से। उच्चावच, जनक शैल, संस्तर शैल,
जलवायु, वनस्पति और जैव पदार्थ, और सबसे बड़ा कारक है समय। तो इतनी चीज़ों को हमें समझना बहुत जरूरी है। आइए आगे चलते हैं। मैं आपकी किताब से भी डायग्राम का डिस्कशन करता हूं। तो ये हमारी सबसे टॉप लेयर हो गई, ऊपरी संस्तर की मृदा। उपमृदा अपक्षयित चट्टानें, बालू है, गाद है, सिल्ट है, मृत्तिका यहां आ गई। क्योंकि भूगोल या ज्योग्राफी ऐसा विषय अगर आप अपने आंसर्स को डायग्राम के साथ सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं बोर्ड में हमको अच्छे मार्क्स की प्राप्ति होगी। अध्य स्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें हैं नीचे, इसके बाद अपक्षय रहित आधारी चट्टानें। अगर हम हमारे आंसर में अगर ये आता है तो अगर हम इसको लिखते हैं और आंसर लिखा, चाहे वो हमारे 15 शब्दों वाला है, छोटा है, बड़ा है या लॉन्ग आंसर टाइप है, उससे कोई फर्क नहीं है। आपको अगर डायग्राम याद आता है तो आप ज़रूर इनकी प्रैक्टिस करें, नोटबुक बनाएं, वहाँ बना के रखें कौन से पेज से कौन से क्वेश्चन के आंसर में मुझे ये बनाना है। लेकिन आप अपना सपोर्ट बोर्ड एग्जाम में अगर आप चित्र यानी डायग्राम से अगर समझा पा रहे हैं तो आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। जहां पे हमें नक्शे की जरूरत है, वैसे तो बहुत कम है हमारे को, लेकिन जहां भी आपको ठीक लगता है उसी एरिया का नक्शा छोटा सा बना के आप बता सकते हैं। क्योंकि डायग्राम जो हमारी नोटबुक चेक कर रहे हैं, जो एग्जाम की कॉपी जिसे आप कहते हैं ना, उसको इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी होती है। और ये कलर करने की आवश्यकता नहीं है बोर्ड में, आप इस तरह से ब्लैक एंड वाइट में भी पेंसिल या पेन जो भी अलाउ है अपने को, उससे भी ये डायग्राम बना सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं, इतना बड़ा लंबा सा नहीं चाहिए, बस छोटा सा आप ऐसा बना सकते हैं कि उनको लग जाए कि विद्यार्थी को ये बात मालूम है। इतने साइज का भी चलेगा। करना क्या है, आपको कितनी लेयर बतानी है, एक, थोड़ा सा ये दो, और ये थोड़ी बड़ी बड़ी होगी, बस हो गया काम। इस तरह से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, समय भी कम लगा, मार्क्स भी हमको पूरे मिलेंगे। तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि जहाँ चित्र बन सकता है जरूर बनाएं। नक्शे की सहायता से अगर अपन अपना आंसर को सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे आंसर को मैप से या डायग्राम से मजबूती मिलेगी। तो जहाँ हमें 10 में से 6 मिल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है 10 में से 9 तक हम पहुँच सकते हैं इनकी हेल्प से। तो मैं आपको अभी कई बार मैंने बोला है कि आप अभी से क्वेश्चन एंड आंसर लिखने की प्रैक्टिस अलोंग विद द डायग्राम्स एंड मैप्स जरूर करें। भले ही उसमें लिखा है कि नक्शा बनाए ना बनाए, वो एक सेकेंडरी बात है। देखिए, बार बार का तापमान परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, पहले तो ये एग्री कीजिए। हमारे रात और दिन के तापमान में फर्क है। जिस वक्त धरती पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं 12 घंटे, अगर अभी हमारे दिन हो रहा है तो उस तरफ तो रात हो रही है, उस वाले गोलार्ध में, तो तापमान में फर्क आ गया, जमीन के भी और समुद्र के भी, दोनों के। और क्या हो रहा है, बहते जल की क्रिया, बहता हुआ जल देखिए चट्टानों के साथ में, वनस्पति के साथ में कई केमिकल क्रियाएं होती रहती हैं जो हमारे नजरों में नहीं आती पर होती रहती हैं। वायु चल रही है, हवा, पवन, हिम नदी यानी ग्लेशियर और अपघटन क्रियाएं जारी हैं, ठीक है, आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव फैक्टर है, ये मिट्टी बनने के कारक हैं जो हमने चर्चा की। प्रकृति के अनेक तत्व, पहला कौन सा कह रहे हैं, तापमान परिवर्तन। ऐसा क्यों है, तापमान रात में कैसा हो जाता है, ठंडा, तो कई प्रदेशों में जो पानी है दिन के समय वो बर्फ में तब्दील हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और जब तेज धूप निकलती है तो गर्म हो जाता है, तो चट्टानें चटकती हैं, टूटती हैं, फ्रैक्चर होता है।
और बहता हुआ जल सेकंड नंबर पे असर करता है। तीसरे नंबर पे हवा। चौथे पे आपकी ग्लेशियर्स, हिम नदियां, ये सब मिलके मिट्टी बनाने का काम करते हैं। मिट्टी में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमस मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। चित्र 1.5 में हमने देखा। तो अगर ये भी उत्तर लिखा और आपने अपना उत्तर डायग्राम और मैप से सुसज्जित कर दिया तो मेरे कहे हुए मार्क्स आने से शायद ही कोई आपको रोकेगा, क्योंकि ये भूगोल है। तो आपको संसाधन तो ये थोड़ा थोड़ा आप अपनी बुक से भी मैप्स जो भी दिए हैं अगर हैं तो ज़रूर पेज बाय पेज उनकी प्रैक्टिस अभी से कर लें। पहले से ही प्रैक्टिस होगी तो आपके वो समझ में बैठा हुआ होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। मिट्टी बनने में क्या क्या चीज़ का रोल है? तापमान का परिवर्तन, बहता हुआ जल है, हिम नदियाँ हैं, पवन है, अपघटन क्रियाएं है ना। जो अपघटन में क्या हो गया, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ते 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 हम नीचे तक जब वो आती हैं तो एलुवियल सॉइल में कन्वर्ट हो जाती हैं, बिल्कुल महीन मिट्टी हो जाती है। और रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी होते रहते हैं, यानी 4 ही हो गए, 5वां ये, छठा ये। अब मृदा जैव में ह्यूमस जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ अपना काम करते हैं। Support your answer with diagrams and maps. Thank you.